सर्वे छात्राः सुप्रभातम। मैं शिक्षक श्रवण कुमार आपके समक्ष कक्षा 4 संस्कृत विषय का तृतीय अध्याय आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तृतीय अध्याय में अकारांत पुल्लिंग शब्दार्थ से संबंधित कुछ बातों को आज हम जानेंगे। आप देख सकते हैं अकारांत अर्थात जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ हो, अर्थात जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो, उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। इस अकारांत शब्द के शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। अकारांत अर्थात अंत, जिसके अंत में अ हो। जैसे आप देख सकते हैं यथा का अर्थ होता है जैसे। संस्कृत भाषा में यथा कहते हैं। तो दर्शाया गया है बालक, सैनिक, कृषक, गज। आप देख सकते हैं सभी शब्दों के अंत में आप देखेंगे, शुरू में नहीं अंत में क है, इसमें ज है। तो आप देखिए जैसे क जो अक्षर है ये व्यंजन और स्वर दोनों के मिलने से बना है। आप देख सकते हैं कि क में हलंत लगा हुआ है। इसको जब हम दो अलग अलग वर्गों में बांटेंगे तो क हलंत प्लस अ, इन दोनों के मिलने से पूरा क बना है। एक है व्यंजन और एक है स्वर, जिसको अंग्रेजी भाषा में कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अकारांत शब्द हुआ। आगे आपको पढ़ना है लिंग के बारे में। तो लिंग आपके पुस्तक में इसकी परिभाषा नहीं दर्शाई गई है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि आपको इसका विस्तृत ज्ञान मिल सके। तो जिस संज्ञा से यानी किसी भी संज्ञा से व्यक्ति की जाति का पता चलता हो। जैसे जाति कहने का अर्थ हो गया कि वह लड़का है या लड़की है या कोई वस्तु है। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति के जाति का पता चलता हो उसे लिंग कहा जाता है। जैसे बैल क्या है? पुल्लिंग है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। और पुस्तक नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार से यह लिंग की परिभाषा हुई। और लिंग की परिभाषा के साथ साथ लिंग के प्रकारों को भी हम अच्छी तरह से जाने। यहाँ देखिए दर्शाया गया है लिंग के प्रकार। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे दर्शाई है। आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक क्या है? पुल्लिंग है ना। अगर आपके कक्षा में मैं किसी बच्चे का नाम ले लूं, जैसे प्रज्ञान स्वरूप, आप ही के कक्ष के बालक हैं, तो वो क्या हो गया? वो प्रज्ञान पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वो पुल्लिंग हुआ। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बालिका में आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, है ना। यानी जिससे स्त्री जाति का बोध हो रहा हो, चाहे वो सुरभि पांडे हो, चाहे वो रिया पांडे हो, आस्था हो, है ना। ये सब क्या हो गया? इन सभी के नाम जो हैं स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वह हो गया स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध होता हो और न ही स्त्री जाति का बोध होता हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पुस्तक क्या है? ना ये पुरुष जाति है और ना ये स्त्री जाति है, इसलिए इसे क्या कहा गया? नपुंसक लिंग कहा गया। उसी स्तर से आपके समक्ष रखा गया है वचन की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, यानी कोई भी संज्ञानात्मक
स्वरूप या संज्ञा, नाउन, जिससे संख्या का बोध हो, उसे कहते हैं वचन। जैसे टोकरी में केले रखे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक टोकरी में केले रखे हैं तो एक केला नहीं है, ढेर सारे हैं। आप देख सकते हैं है में अनुस्वार दिया गया, यह अनुस्वार बहुवचन को दर्शाता है, अर्थात टोकरी में केले बहुत सारे हैं इसलिए यह बहुवचन में हो गया, है ना। यह संख्या का बोध कराया गया यहाँ पे, इस वाक्य के माध्यम से आपको संख्या का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये वचन है, इसमें वचन है और ये वचन बहुवचन में है। तो वचन के प्रकार यहाँ पे दर्शाए गए हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन और तीसरा है बहुवचन। संस्कृत भाषा में अगर बोलना हो तो म लगा देंगे इसमें, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसी प्रकार से लिंग को भी अगर हम संस्कृत में बोले तो पुल्लिंग विसर्ग इसमें लगाएंगे, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंगम। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने लिंग और वचन की बातों को आपके समक्ष हमने रखने का प्रयास किया। और शुरुआत में हमने बताया था अकारांत, तो अकारांत से संबंधित बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तकों में डायग्राम के अनुसार दर्शाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डायग्राम नहीं दर्शाया है, लेकिन कुछ शब्दों को हमने यहाँ पे रखा है। और भी बहुत सारे शब्द आपके किताब में दर्शाए गए हैं डायग्राम के साथ, तो आप किताब को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अकारांत, सभी अकारांत शब्दों को हमने दर्शाया है तीन वचनों के आधार पर। एक वचन का अर्थ होता है जिससे एक, है ना, जिससे एक का बोध हो, और जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन, और जिससे दो से अधिक, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, 100 हो, यानी 2 से अधिक हो गया तो वो बहुवचन का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों को रखा है। कृषकः, कृषको, कृषकः, नरः, नरो, नरः, श्रमिकः, श्रमिको, श्रमिकः, शिक्षकः, शिक्षको, शिक्षिका। अब देख सकते हैं शिक्षक मतलब एक शिक्षक, शिक्षको अर्थात 2 शिक्षक, और शिक्षिका यानी अनेक शिक्षक। यहाँ 3 शिक्षक नहीं बोलेंगे, अनेक शिक्षक बोलेंगे, क्योंकि 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है, इसलिए अनेक शिक्षक बोलेंगे। उसी तरह से सभी शब्दों का यहाँ पे अर्थ होगा। छात्रः, छात्रो, छात्रः, वानरः, वानरो, वानरः, अश्वः, अश्वो, अश्वः, गजः, गजो, गजः, मूषकः, मूषको, मूषकः। यहाँ पे देख सकते हैं कुक्कुरः, कुक्कुरो, कुक्कुरः, मृगः, मृगो, मृगः, व्याघ्रः, व्याघ्रो, व्याघ्रः, भल्लुकः, भल्लुको, भल्लुकः, काकः, काको, काकः, मयूरः, मयूरो, मयूरः, शुकः, शुको, शुकः, कपूतः, कपूतो, कपूतः, हंसः, हंसो, हंसः। तो इस प्रकार से शब्दों को आपके समक्ष हमने रखा। कृषक यानी किसान, नर यानी मनुष्य, श्रमिक यानी जो मजदूर होते हैं श्रमिक, शिक्षक का अर्थ समझते हैं, छात्र यानी छात्र, वानर यानी बंदर, अश्व यानी घोड़ा, गजह यानी हाथी, मूषक यानी चूहा, कुक्कुर यानी कुत्ता, मृग यानी हिरण, व्याघ्र यानी बाघ, भल्लुक यानी भालू, कांक यानी कौवा, मयूर यानी मोर, शुक यानी तोता, कपोता यानी कबूतर, और हंस यानी हंस। इस प्रकार से और भी कुछ उदाहरण के रूप में आपकी पुस्तकों में दर्शाए गए हैं डायग्राम के साथ। तो अच्छी तरह से आप अपनी पुस्तकों को पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखें अंत तक इस वीडियो को देखें, और यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक अवश्य करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आगे का वीडियो आपको इसी तरह मिलता रहेगा। तो आप किताब जरूर पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते हुए आप अपने किताब को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। उम्मीद करेंगे हम कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसी के साथ आप घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
धन्यवाद।